नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम एक ऐसी सब्जी की खेती और उसके प्रबंधन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम लोग सब सब्जियों का दोस्त कहते हैं, जो सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाती है। इनफैक्ट अकेले रहने वाली भिंडी के साथ भी मैंने उसे खाया है। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं आलू की खेती और प्रबंधन के बारे में। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर दालामो। डॉक्टर दालामो, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दालामो, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप आलू की खेती के रूप में हिमाचल को किस तरह से देखती हैं? जी, हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और देश के कुल आलू के उत्पादन लागत का 9 से 10% जो है पहाड़ी क्षेत्र में आता है। अच्छा। जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र और हमारे पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। अच्छा। अगर हिमाचल की बात करें आलू के प्रोडक्शन की स्थिति में, तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भागों में? जी। जिसमें सबसे पहले निचले पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जो हमारे प्लेन्स से लगते जितने लोकेशन हैं, जिसमें ऊना जिला आता है, कांगड़ा का लोकेशन आता है, तो इसे निचले पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, जो समुद्र तल से तकरीबन 1000 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर आते हैं। अच्छा। इसके बाद आते हैं मध्य पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें सोलन जिला आता है, सिरमौर जिला, और ये समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जी। और इस समय हमारे आलू की फसल ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में है, जो समुद्र तल से 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं। जी। जिसमें शिमला जिला पूरा का पूरा आता है, कुल्लू का क्षेत्र आता है, सिरमौर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र आते हैं जी, और मंडी के जंजैली क्षेत्र भी आते हैं। अच्छा। और जो लास्ट क्षेत्र है वो बहुत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है। अच्छा। जिसमें चंबा के भरमौर, पांगी क्षेत्र और पूरा लाहौल स्पीति जिला, अच्छा, और किन्नौर जिला, ये सब आते हैं, जो समुद्र तल से 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित है। 3000 मीटर से ऊपर के? जी। तो दर्शकों, हिमाचल में अगर हम लोग आलू की खेती की बात करें तो हमें डॉक्टर दालामो बता रही हैं कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो डॉक्टर दालामो, इसका मतलब ये है कि आलू इसमें अलग अलग वेराइटीज़ के भी हो सकते हैं और इनका रखरखाव भी किस अलग तरह का होगा। तो कितनी वैरायटीज़ हैं हिमाचल में आलू की और कौन कौन क्षेत्रों में उगाई जाती है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस्में इसमें जो इन क्षेत्रों में है, अलग अलग तरह की किस्में उपयुक्त हैं। जी। अगर पहाड़ी क्षेत्र की हम बात करें तो आज के दिनों में 72 किस्में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। 72 किस्में? जी। इसमें 8 से 10 किस्में पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। अगर मैं क्षेत्रों के हिसाब से कहूँ तो जो निचले पहाड़ी क्षेत्र मैंने पहले कहा है जी, उसमें प्लेन्स के लिए जो वैरायटी है, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स के लिए है, जैसे कुफरी ख्याति, अच्छा, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, अच्छा, जो प्लेन से लगते इलाकों के लिए वैरायटीज है, वो निचले पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। जी। अगर मध्य पहाड़ी क्षेत्र कहें, जिसमें सोलन, शिमला का लोअर एरिया आता है, इसमें कुफरी हिमालयनी करके किस्म है, कुफरी ज्योति करके किस्म है, अच्छा, वो उपयुक्त है। अगर हम ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो उसमें पिछेता जूसा बहुत आता है, तो कुफरी गिरधारी किस्म है जो इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अच्छा। और हाल फिलहाल में एक और नई किस्म हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है, कुफरी करण के नाम से। कुफरी करण? जी। ये भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जी। रही बात बहुत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र के लिए, तो इसके लिए कुफरी चंद्रमुखी करके एक किस्म है, अर्ली मैच्योरिंग कहते हैं, अल्प अवधि वाली किस्म है, 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। ऑल्दो ये पुरानी किस्म है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जी। तो डॉक्टर दालामो, अगर हम आजकल के महीने की बात करें, अगस्त महीने की, तो आलू की खेती आजकल अपने कौन से स्टेज पर है और कौन से क्षेत्रों में है? अगर लोअर हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर रबी की फसल ली जाती है जी, सर्दी के मौसम में, तो इस समय आलू का फसल नहीं है जी। अगर मध्य पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो अमूमन वहाँ पर जो प्लांटिंग होती है पोटैटो की, वो जनवरी महीने में होती है, जो आते आते मई जून में हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। तो इस समय जो आलू का फसल है हमारे हिमाचल क्षेत्र में, वो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र और
बहुत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में है। अच्छा, ऊंचे और बहुत ऊंचे। जी जी। अगर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में कहें तो इस समय हमारी आलू की फसल औसतन 100 से 110 दिन की हो गई है। अच्छा। कहने का ये है कि आलू की फसल हमारी लास्ट फेज में है हमारे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में। जी। और वहीं बहुत ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्योंकि प्लांटिंग वहाँ मई के महीने में होती है तो इस समय हमारी फसल वहाँ पर औसतन 55 से 60 दिन की है। अच्छा, तो आजकल के दिनों में जैसा हमने बताया कि ऊंचाई वाले और बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारी फसलें चली हुई है जी। तो आजकल जिस स्टेज पर हमारी फसलें आलू की चली हुई है उसके हिसाब से हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए उन क्षेत्रों में आलू की फसल के लिए? अगर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें जहाँ पर अभी हमारा क्रॉप लास्ट फेज में है, 100 या 110 दिन की हमारी फसल हो चुकी है जी। और जैसे कि हम देख रहे हैं इस समय बहुत बारिशें हो रही हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि उस फसल में जो अब मैच्योरिटी की तरफ है उन खेतों में जल का भराव ना हो। जी। यानी कि निकासी का उन्हें पूरा ध्यान देना है। अदरवाइज जो कंद हमारे जो बने हैं उनमें सड़न गलन के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ फसल जो ली जाती है आलू की वो गर्मी और बरसात में मिक्स हो जाता है। जी। तो पिछेता झुलसा भी यहाँ काफ़ी होता है और जो पिछेता झुलसा आपके पौधों में लगे हैं वो अब डंठल के थ्रू आपके कंद में भी जा सकते हैं। अच्छा। तो किसान भाइयों को बहुत ध्यान देना है कि पिछेता झुलसा से ग्रसित जो आपके डंठल हैं उनको अच्छे से काट लें और उनको अच्छे से गड्ढे बनाकर खेत से दूर दबा दें। तो ये प्रिकॉशन हमें ज़रूर लेना है। जी जी। तो जैसा कि डॉक्टर दालामो आपने बताया कि अभी जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हम आलू को निकालने वाले हैं और वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अब हमें ज़्यादा पानी आलू को नहीं देना है, जितना वो बिना पानी के रहेंगे उतना शायद अच्छे रहेंगे। जी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हिमाचल में बरसात बहुत भारी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे पास पानी की मात्रा अधिक मिल रही है अभी भी आलूओं को, ऐसे में हम क्या करेंगे? जहाँ पर अगर क्रॉप मैच्योरिटी में है 100 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है फसल को नुकसान ही देगा। बिल्कुल। तो जल निकासी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि पानी खड़ा नहीं रहे खेत में, अदरवाइज हमारे जो कंद है इकोनॉमिक पार्ट है वो सड़ जाएंगे। इस तरह से ना वो खाने के लायक रहेंगे ना ही वो अगले साल बीज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जी। तो निकासी की तो हमने बात कर ली कि जिस तरह से खेतों में पानी आता जाता है हम अच्छे से इससे निकाल लें, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जब एक किसान अपने फसलों को निकाल लेगा, आलू निकाल लिए उसने, तो भंडारण किस तरह से किया जाएगा ताकि वो अच्छी फसलें रहें और लंबे समय तक रहे? भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में 100 दिन की फसल हो चुकी है। आने वाले समय में डंठल काटना किसान भाइयों को शुरू कर देना चाहिए और डंठल काटने के 15 से 20 दिन की अवधि के बाद ही फसल को खोदना चाहिए। जी। पर ये ध्यान देना होगा किसानों को कि जब खेत हार्वेस्ट करना हो, आलू की खुदाई करनी हो तो खेत बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। जी। तो उस समय ही आलू का खेत जो है हार्वेस्ट करते हैं और जब आलू कंद हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, खोद लेते हैं, उसके बाद उन ढेरों को हमें छायादार जगह में सुखा देना चाहिए। जी। सीधी तेज धूप के हमें अपने आंगन में नहीं सुखाना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज जो सूरज की रोशनी है, डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है आलू कंद में तो वो हरे हो जाते हैं, उनमें कंपाउंड बन जाता है। अच्छा। सोलेनाइन, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी। तो मतलब जो आलू हम देखते हैं जिसका छिलका हरा जैसा रहता है उसका मतलब ये है कि उसने डायरेक्ट सनलाइट को फेस किया है। जी। तो ऐसा किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, डिफ्यूज्ड लाइट में, मध्यम रोशनी में अपने कंदों को सुखा दें। एक पतली सी उसकी लेयर बनाकर उसको वहाँ पर सुखा दें। उससे क्या होता है कि एक तो आपके जितनी मिट्टी एक्स्ट्रा चिपकी है आपके कंद में वो हट जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो स्किन है वो मैच्योर हो जाएगी, उसमें रगड़ नहीं आएगी, जिससे भंडारण में कोई क्षति नहीं होगी। जी। ये तो हमने भंडारण की बात की है कि अब किसान जो है उसने अपने आलू निकाल लिए हैं और भंडारण भी बहुत अच्छे से किया है।
हम बात करें कि अभी जो किसान अपने खेतों से फसल निकाल लेगा और अब जो पीरियड आएगा बीच में जहां पर खेत बिल्कुल खाली होंगे, मतलब आलू जब हम नहीं उगा रहे होंगे, तो हम अपनी अगली फसल की उपज के लिए किस तरह से अपने खेतों को तैयार करें कि अगली प्रोडक्शन के लिए भी खेत अच्छे से तैयार हों? हमारे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में एक ही फसल आलू की ली जाती है। उसके बाद हम खेत को फैलो रखते हैं, खाली रखते हैं। और क्योंकि ये इन क्षेत्रों में बर्फ़बारी भी खूब होती है, तो किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बर्फ़ पड़ने से पहले एक बार हम अपने खेत को अच्छे से जोत लें जी। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बर्फ़बारी होती है, उसके बाद जब नया सीज़न आता है तो खेत की तैयारी के लिए उनको 2 से 3 हल ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे जो मिट्टी का टिल्थ कहता है उसका टेक्सचर है वो भुरभुरा हो जाए और अच्छे से आलू की फसल अगले सीज़न में ली जा सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर दलामो, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे जो ऊपरी क्षेत्र के हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर हो सकता है कि हमारे आलूओं को क्षति पहुँच जाए, कुछ बीमारियाँ लग जाए। तो वो बीमारी कौन सी है जो इस स्टेज में अभी हार्म कर सकती है और कैसे उनका प्रबंधन किया जाएगा? जैसे मैंने अभी आपसे पिछेता झुलसा कहा है। बिल्कुल। पिछेता झुलसा एक ऐसा रोग है आलू का जो आलू के तने से लेकर उसके कंद तक सब जगह नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई जो बीज के लिए अगले साल के लिए आलू, अगले सीज़न के लिए, अगले फसल के लिए आलू रखना चाहते हैं जी। तो जितने भी कंद जनित या मृदा जनित रोग हैं उनसे कंदों को बचाने के लिए उन्हें बोरिक एसिड का ट्रीटमेंट आवश्यक देना चाहिए। बोरिक एसिड का ट्रीटमेंट ये एक रसायन है जो 3% यानी कि 30 ग्राम प्रति 10 लीटर के मात्रा पानी में मिलाकर आलू को इसमें 30 मिनट या आधे घंटे के लिए भिगोकर रखना पड़ता है। और उसके बाद इन आलू को 30 मिनट के बाद छायादार जगह में सुखाना होता है। और जो ये घोल बनता है इसको तकरीबन 10 से 15 बार यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन केवल बीज आलू के लिए। बीज आलू के लिए जी। डॉक्टर दलामो, आप एक शब्द यूज़ कर रही हैं, बीज आलू, और जैसा हम जानते हैं कि हिमाचल अपने बीज आलू के लिए भी जाना जाता है। इनफैक्ट हम लोग बीज आलू ही ज़्यादा देते हैं हिमाचल के क्षेत्र के जो लोग हैं। ये बीज आलू क्या है और हमारे हिमाचल में बीज आलू की क्या स्थिति है, आप ये बताइए हमें। आलू के प्रोडक्शन में जो कुल लागत रहती है एक आलू फसल की 35 से 40% जो कुल लागत है वो बीज आलू का रहता है जी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और हिमाचल क्षेत्र बीज आलू के लिए जाना जाता है, लेकिन वही क्षेत्र हिमाचल में बीज आलू उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं जो 2500 मीटर से ऊंचाई पर हैं। अच्छा। क्योंकि इन लोकेशंस में एक तो जो माहू कीट होता है जिससे बहुत सारे वायरस फैलते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं। अच्छा। दूसरा, मृदा जनित कई रोग हैं, जैसे बैक्टीरियल विल्ट हो गया, काली रूसी हो गई, खुरंड हो गया। ये सारी मृदा जनित जो बीमारियां हैं आलू की वो इन ऊंचाई वाले क्षेत्र में ना के बराबर होती हैं। तो ये क्षेत्र बीज आलू के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जी। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर दलामो ने हमें बताया कि अगर आप बीज आलू का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप ये श्योर कीजिए कि आपका जो एरिया है वो 2500 मीटर के अबव हो, उसकी ऊपरी ऊंचाई में हो, तब आपको इसका लाभ मिल सकता है। डॉक्टर दलामो, हमारे किसान बंधु जो कि करना चाहते हैं, आलू बीज का उत्पादन करना चाहते हैं, वो किस तरह से इसे शुरू कर सकते हैं और क्या क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए? बीज आलू के लिए जो हमारी नॉर्मल सब्जी वाली फसल है उससे कई चीज़ों में बीज आलू का प्रोडक्शन अलग रहता है जी। जैसे मैंने आपको मोटा मोटा जो कहा कि एक लोकेशन है 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र के जो आलू उत्पादन करने वाले किसान हैं वही बीज आलू का उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इसमें एक आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है जी। यानी कि जो किसान 2500 मीटर से ऊंचाई पर हैं, जब वो अपना बीज उत्पादन के लिए आलू लगाते हैं तो आपकी जो सब्जी वाली फसल है उससे कम 25 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अदरवाइज़ जो ये रस चूसने वाले कीड़े हैं जैसे सफ़ेद मक्खी या माहू, ये मूव हो जाते हैं आपके सब्जी वाले फसल से बीज वाले में, क्योंकि आपको बीज वाला बहुत ही स्वस्थ चाहिए और रोग रहित चाहिए है। तो ये ध्यान किसान भाइयों को रखना होगा।
और मैं किसान भाइयों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, 40% जो आलू उत्पादन का लागत है वो बीज आलू का रहता है जी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो बीज हमेशा एक प्रमाणित बीज विक्रेता से ही लें। जी, और वो प्रमाणित बीज विक्रेता हमें कहाँ पर मिलेगा? आप स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं जी। थोड़ा सा बीज लिमिटेड मात्रा में पहले पाओ के रूप में हमारे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का एक केंद्र है कुफरी में, वहाँ से भी प्रमाणित बीज मिल सकता है जी। और बीज ऐसा है कि किसान अपने लेवल पे भी बना सकता है। कोई अगर जानकार वाला प्रोग्रेसिव किसान है तो उनसे भी वो बीज ले सकते हैं जी। और किसान भाई जो आलू उत्पादन करते हैं उनको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो बीज आलू आप लेते हैं वो हमेशा ट्रू टू टाइप हो। जी। ट्रू टू टाइप मतलब? ये एक साइंटिफिक वर्ड है। ट्रू टू टाइप का मतलब है, अगर आप कुफरी ज्योति का बीज ले रहे हैं तो अगर आप एक प्रमाणित बीज विक्रेता से ले रहे हैं तो आपको कुफरी ज्योति का ही बीज मिलेगा, उसमें दूसरी किस्मों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जी। साथ ही साथ आपका बीज कटा फटा ना हो, रोग रहित होना चाहिए। एक इसमें मैं और बात ऐड करना चाहूँगी कि बीज का जो साइज़ है जी, जो बीज आलू का साइज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। औसतन जो आलू में बीज आलू है उसका वजन 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। अच्छा, ये 40 से 50 ग्राम, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बड़े आलू हम बीज आलू के रूप में यूज़ करते हैं तो किसान भाई लागत को कम करने के लिए उसे काटते हैं। अच्छा। जिससे बहुत सारे विषाणु ट्रांसमिट हो जाते हैं, फैल कटे हुए पार्ट में। जी जी, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ी काटने की तो मैनकोजेब नामक एक फफूंद नाशक है। मैनकोजेब? जी जी। 0.2%, 0.2% मैनकोजेब का घोल बनाकर जिस चाकू से वो बीज आलू को काट रहे हैं उसमें डुबोना बहुत ज़रूरी है 2 कंद को काटने के अंतराल में। जी। ये बहुत ध्यान देना है। और अगर आपका कंद छोटा है, मान लीजिए वो 40 ग्राम से छोटा है जी, ऐसे कंद अगर आप लगाते हैं तो उनमें जब आप, क्योंकि हिमाचल में वर्षा आधारित ही ज़्यादातर आलू की फसल ली जाती है, जब आप मई जून में फसल लगाते हैं कंद छोटे हैं तो उनमें अंकुरण ढंग से नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली हमारी क्रॉप अच्छी नहीं रहेगी। तो बहुत ध्यान देना है इसका। जी। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर दालामो ने हमें 3-4 चीज़ें बताई है जिनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात इन्होंने बताई है कि हमें आइसोलेशन, मतलब कि जो हमारा बीज उत्पादन है, जो बीज आलू है, उसे हमें अन्य सब्जी वाली फसलों से थोड़ा सा अलग करके रखना है ताकि उनमें बीमारियों के खतरे कम रहें। दूसरा, हमें ट्रू टू टाइप बीज लेने हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम एक पर्टिकुलर, एक विशेष किस्म को ले रहे हैं तो हमें श्योर करना है कि वही किस्म हमें मिले। और तीसरा, इन्होंने बताया कि बीज आलू के लिए हमें उगाने के लिए भी उसे 40 ग्राम से 50 ग्राम वो होना चाहिए, उसका वज़न होना चाहिए। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी अधिक जानकारी हमें दी है, जिसे सुनकर हमें डॉक्टर दालामो लग रहा है कि ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस रहने वाली है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे जो किसान बंधु हैं उन्हें आसानी से इस चीज़ के बारे में पता चल सके? जानकारी कहाँ से मिलेगी एक किसान को कि कैसे ये सब चीज़ें की जाए? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो शिमला में स्थित है जी, वहाँ पर हमारा एक सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का संभाग है। तो यहाँ पर समय समय पर किसान बंधुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है जी। वो और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कीम्स हैं, इसके अंडर भी किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो किसान भाई गूगल करके CPRA शिमला का वेबसाइट हमारा खुल जाता है, आप टाइप करेंगे CPRA शिमला तो खुल जाएगा, उसमें जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारे इसी वेबसाइट में हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, तो वहाँ से अपना पता दे सकते हैं ताकि भविष्य में कोई भी अगर इस तरह से प्रशिक्षण CPRA दे रहा है तो उसमें अपनी वो भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि किसान बंधु जो भी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आना पड़ेगा।
लेकिन जो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से क्या कोई सुविधा उपलब्ध है उनके लिए? जी, समय समय पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा फार्मर के खेतों में फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है नई किस्मों के लिए, नई किस्मों के प्रचार के लिए जी। साथ ही साथ हमारा मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम भी है, उसके अंडर भी हम किसानों के घर द्वार तक जाते हैं और उनसे आलू के विषय में कोई भी अगर समस्या आ रही है, उन्हें कुछ नई जानकारी चाहिए है, तो वो भी हम देने की कोशिश करते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। लेकिन डॉक्टर दलामो, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आलू है, हम कुछ और सब्जी ले या ना ले, लेकिन हमें दिख जाता है कि आलू हमें सबसे किफ़ायती दाम पर मिल ही जाएंगे। तो ऐसे में हमें आलू उगाने वाले जो किसान हैं, उन्हें अच्छे दाम मिले, वो कैसे हो सकता है? अपनी उपज का अच्छा दाम मिलना है। ऐसा है कि उत्पादन अच्छे के लिए मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बता दिए हैं कि किस तरह से प्रमाणित बीज लेना है, अच्छी गुणवत्ता का बीज लेना है। रख रखाव की भी मैंने बात की है कि किस तरह से हमें भूमि का चयन करना है। आलू में भूमि का चयन बहुत ही ज़रूरी है। ये एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल। पहाड़ी क्षेत्र में आलू जो खेती है या ओवरऑल जो भी फसल हमारे यहाँ ली जाती है, हमारे खेत सीढ़ी नुमा ढलानदार हैं जी। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि आलू की खेती के लिए हम ऐसे खेत लें जिनका ढलान 10% से ज़्यादा, 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो। जी, मतलब कम ढलान होनी चाहिए। जी, और ये खेत हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनमें ज़्यादा छांव ना हो, छायादार खेत नहीं होने चाहिए। जी, मतलब धूप मिलनी चाहिए या फिर प्रॉपर धूप होनी चाहिए। पोटैटो एक स्टार्ची क्रॉप है, ये बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन देता है। इसे अच्छे से सूरज की रोशनी ज़रूरत होती है। जी। खेत के चयन की अगर मैं बात करूँ तो आलू लगभग सभी तरह के खेत में हो जाता है, सभी तरह के मृदा में हो जाता है जी। लेकिन सैंडी लोम सॉइल, रेतीली जिसमें दोमट मिट्टी जिसे हम कहते हैं सैंडी लोम, वो आलू के लिए सबसे बढ़िया है जी। बहुत ज़्यादा जो भारी मिट्टी रहती है वो आलू के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा। ना ही पथरीली जो मिट्टी है वो आलू के लिए अच्छा है, क्योंकि आलू फसल ज़मीन के नीचे धरती के अंदर होना है जी। तो कंद के अच्छे विकास के लिए ये सब मिट्टी उपयुक्त नहीं है। दोमट मिट्टी ही आलू के लिए अच्छी है। इसके साथ साथ जो मिट्टी का पीएच है, पीएच वो बहुत ज़रूरी है। आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड है, उससे मिट्टी का पीएच, उसका टेक्सचर सब पता करा जाता है। उसके हिसाब से मतलब मिट्टी क्षारीय है, अम्लीय है, ये देखना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अम्लीय के तरफ जो आलू की मिट्टी होती है वो ज़्यादा बेहतर है जी। औसतन 5.5 से 7.5 जो पीएच मान है, स्लाइटली एसिडिक कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, वो आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें खेत के जितने न्यूट्रिएंट हैं, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट हैं, वो भली भांति आलू को मिल पाते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है कि पीएच कैसा होना चाहिए। अगर आप खेतों में उगाना चाहते हैं आलू तो ढलान कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किसान क्या अपना सॉइल टेस्ट भी करवा सकते हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करवानी चाहिए ताकि अच्छी से अच्छी फसल हमें मिल सके? जी, आलू की खेती के लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि क्रॉप रोटेशन आप ज़रूर करें। जिस खेत में आप आलू लगा रहे हैं कोशिश करिए कि अगले साल उसमें आलू ना लगाएं। अच्छा। जिससे बहुत सारी मृदा जनित जो रोग हैं वो आलू में ना लगें। अच्छा। ये एक बेसिक सा फंडा है जो आलू उत्पादन करने वाले किसान हैं वो कर सकते हैं। रही बात मिट्टी के जांच की, तो भारत सरकार का स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, तो हमारे CPRA में भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो वो जांच करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। और दर्शकों, अगर हम आपको फिर से इस पूरे कार्यक्रम के रूप में बांधें तो किस तरह की फसल किस क्षेत्र में उगेगी, कहाँ पर खेती की जा सकती है और क्या क्या क्राइटेरिया है एक अच्छी फसल पाने के लिए, हमने इन सब चीज़ के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी ली है डॉक्टर दालामो से। डॉक्टर दालामो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी मूल्यवान जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और हम जैसा कि कहते हैं कि एक कार्यक्रम तभी सफल होता है जब आप भी उस पर थोड़ा सा काम करें।
हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।